हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो टॉपिक रिवाइज करने जा रहे थे अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर, लेकिन इसके सारे कंसेप्ट हम बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे और जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि रैपिड जिसमें सारी चीजें बहुत जल्दी हम लोग की रिवाइज हो जाती। प्लीज कम टू पेज नंबर 122 के रैपिड, जिसमें पेज नंबर 122। ओके, सो अमलगमेशन ऑफ कंपनीज को डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। अब अमलगमेशन का मतलब तीन टर्म से जो आपको पहले समझना होगा। वो डू मीन बाय अमलगमेशन, जब दो कंपनी मिलके एक न्यू कंपनी फॉर्म करती है उसको हम अमलगमेशन कहते हैं। तो यहां पे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड इन दोनों ने मिलकर न्यू कंपनी फॉर्म करे सी लिमिटेड, तो इट इज द केस ऑफ अमलगमेशन, क्योंकि दो कंपनी मिलकर न्यू कंपनी फॉर्म करे। तो इसमें वेंडर कंपनी तो एक परचेजिंग कंपनी कौन सी, जो आपने ये सी लिमिटेड हो, ये परचेजिंग कंपनी, और जो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड जो पुरानी कंपनी थी उनको वाइंड अप होना पड़ता, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वेंडर कंपनी, कि दो कंपनी मिलकर एक न्यू कंपनी बनी। सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन। व्हाट डू मीन एब्जॉर्प्शन, जिसमें एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को परचेज करती। ठीक है, तो अब इसमें फर्क क्या होता है, अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन में आपको बताता हूं, उसके मीनिंग में दोनों में फर्क। यहां पे एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को परचेज करती। अब होता है कि अमलगमेशन के केस में न्यू कंपनी पिक्चर में आती है। न्यू कंपनी फॉर्म करी जाती है, पुरानी जो एग्जिस्टिंग कंपनी रहती है उसको दो एग्जिस्टिंग कंपनी मिलकर एक न्यू कंपनी फॉर्म करे। लेकिन एब्जॉर्प्शन केस में एग्जिस्टिंग कंपनी ही दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को परचेज करती है। ठीक है, तो ये परचेजिंग कंपनी होगी एम लिमिटेड, और ये एन लिमिटेड हो गई वेंडर कंपनी। तो देखो यहाँ पे अमलगमेशन, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कंपनी बाय मर्जिंग टू और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी। एग्जाम्पल, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड मर्ज टू क्रिएट सी लिमिटेड। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर डिसॉल्व, सी लिमिटेड फॉर्म। दोनों वेंडर कंपनी, तो इसको हम डिसॉल्व कर देते और न्यू कंपनी फॉर्म करी जाती। अब एब्जॉर्प्शन केस में क्या हो रहा है, डेफिनेशन, एग्जिस्टिंग कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ वन और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी। एग्जाम्पल, एम लिमिटेड एक्वायर्स एन लिमिटेड बिजनेस, आउटकम एन लिमिटेड इज डिसॉल्व। एन लिमिटेड आपकी जो वेंडर कंपनी हमेशा डिसॉल्व है, कोई भी केस है। अब तीसरा होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। व्हाट डू मीन बाय एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, न्यू कंपनी इज फॉर्म टू टेक ओवर द एग्जिस्टिंग कंपनी। अब यहां पे एक नई कंपनी फॉर्म करी जाती, पुरानी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर करती। अब देखो समझ, अमलगमेशन के केस में दो कंपनी मिलके एक न्यू कंपनी फॉर्म हो रही थी। यहां पे एब्जॉर्प्शन केस में एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर कर रही थी, और यहां पर एक न्यू कंपनी आपने फॉर्म करे एक दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को खरीदी। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी का नाम मार्केट में अच्छा नहीं होता, ये रेपुटेशन अच्छी नहीं होती, तो एक न्यू नाम से मार्केट में आते, न्यू कंपनी फॉर्म करते, पुरानी कंपनी को बंद करते, न्यू नाम से मार्केट में आते, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ओके, अब यहाँ पे इसको अकाउंटिंग 14 कवर करता है, इवन द नेम ऑफ अकाउंटिंग 14 इज अमलगमेशन, लेकिन वो अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कवर करता है। अभी डिफरेंस इसका मतलब बेसिक चीज है, मैं मेन इज अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पे जल्दी से कवर कर दे। मीनिंग इसमें क्या है कि दो कंपनी मिलकर एक न्यू कंपनी फॉर्म करी, यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को खरीदी, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एक न्यू कंपनी फॉर्म करा जा रहा है दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को खरीदी। मिनिमम नंबर ऑफ कंपनीज यहाँ पे तीन होती है, क्योंकि मिनिमम दो कंपनी मिलकर एक न्यू कंपनी फॉर्म करती, दो वेंडर कंपनी एक परचेजिंग कंपनी, या एटलीस्ट टू कंपनी होती, क्योंकि एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को खरीदती, और अब ओनली टू पार्टीज होती है, क्योंकि न्यू कंपनी फॉर्म करती है पुरानी एग्जिस्टिंग कंपनी को खरीदने के लिए। नंबर ऑफ न्यू रिजल्ट इनकम, न्यू कंपनी कहां पे फॉर्म होती है, सिर्फ आपकी पहले वाले केस में न्यू कंपनी फॉर्म हो रही, तीसरे वाले केस में, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के केस में न्यू कंपनी फॉर्म नहीं हो रही, एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को क्या कर लेती बेटा, टेक ओवर कर लेती। ओके, तो यहां पे न्यू कंपनी फॉर्म नहीं हो रही। किस केस में न्यू कंपनी फॉर्म नहीं हो रही आप लोगों के, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, तो यहां पर आप देखो रिजल्ट इन ओनली वन न्यू कंपनी, यहां पे रिजल्ट इन नो न्यू कंपनी, रिजल्ट इन ओनली वन न्यू कंपनी। तो आपका अमलगमेशन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के केस में न्यू कंपनी फॉर्म होती। ओके, ऑब्जेक्टिव वही चीज होता है कि यहाँ पे अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन का ऑब्जेक्टिव सेम है, कि बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, तो कुछ कंपनी तो चाहते हैं कि हम लोग मिलके काम करें, ताकि कंपटीशन की जो उनको बहुत खर्चा होता है उससे मार्केटिंग का वो भी कम हो जाए। दूसरा आप लोग का एक रहता है कि मार्केट में आप जब कंपटीशन तो प्राइस बहुत कम करें, तो प्राइस भी कम करना ना पड़े, हम लोग मिलके क्यों ना मार्केट में रन करें। सो और आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन फोकस ऑन रीऑर्गेनाइजेशन पे था। एग्जांपल वो यू नो इट कि ए और बी मिलकर न्यू कंपनी फॉर्म करे, बी ने यहाँ पे ए को टेक ओवर कर लिया, ए बी लिमिटेड फॉर्म करा गया, ए लिमिटेड को टेक ओवर करे। ठीक है, अब मेन चीज अपनी शुरू होती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यहां पर यू नो इट कि कितनी पार्टीज हो रही, परचेजिंग कंपनी और वेंडर कंपनी, दो कंपनी के परचेजिंग कंपनी और एक आपकी वेंडर कंपनी। ठीक है, अब यहां पे दो पार्टी, परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी। अब ये चीज है कि परचेजिंग कंपनी के बुक्स में अगर बात करें, अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज, तो हम लोग को ये देखना था, हम लोग पहले परचेजिंग कंपनी की बुक्स की मैं बात करता हूं, फिर वेंडर कंपनी में जा रहा हूं।
तो वो कहता है कि आपको अकाउंटिंग सेक्शन 14 कहता है कि ऐसी कोई 5 कंडीशन है, तो 2 तरह के आप अमलगमेशन हो सकते हैं। अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर हो सकता है और अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज हो सकता है। तो ये अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर है बच्चों। तो कब मैं इसको अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर बोल, इफ ऑल 5 कंडीशन सेट है, कोई 5 कंडीशन होती है, इसके बारे में मैं आपसे कहता हूं। अगर पांचों की पांचों कंडीशन सेटिस्फाई की तो हम उसको अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर कहते हैं। क्यों ये हमको समझना जरूरी है कि अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर है कि अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज, उसको समझना हमको इसलिए जरूरी है। अगर पांचों की 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वी कॉल इट अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर, और हमको उस केस में पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड फॉलो करना पड़ता है। अगर पांचों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, अगर पांचों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई आपकी नहीं होती तो फिर हम उसको अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज कहते हैं। इफ एनी ऑफ दोस 5 कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, अगर पांचों में से कोई एक भी कंडीशन अगर नहीं हुई फुलफिल तो उसका अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज कहते हैं। और उस केस में हम लोग कौन सी मेथड फॉलो करते हैं बेटा? परचेज मेथड फॉलो करते हैं। ओके, सो अब कैसे मैं पहचानूं क्या वो अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर है, अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज, हमको ये देखना। तो वैसे इंटर लेवल पे इतना डिटेल भी नहीं, तो क्वेश्चन में आपको बता देता है अगर वो। तो अब यहां पर आपको, मगर वो 5 कंडीशन थी, अगर पांचों कंडीशन फुलफिल हमने कर दी तो हम उसको कहते हैं अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर। कौन सी मेथड फॉलो करते हैं बच्चों? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। अगर पांचों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं तो अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज होता है, और उस केस में हम परचेज मेथड फॉलो करते हैं। ओके, अब वेंडर कंपनी के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कौन सी 5 कंडीशन पे एक ही करके मैं आऊंगा। वेंडर कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर है कि अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज है। और इनफैक्ट अकाउंटिंग सेक्शन 14 उनकी बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करना है वेंडर कंपनी की, उसमें साइलेंट है, क्योंकि उससे भी पता है उसको ये वेंडर कंपनी ये बंद होने जाएगी हमेशा। फिर अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन है, ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, वेंडर कंपनी आपकी बंद होने जाएंगी, वो बंद हो जाती है कंपनी, ठीक है। न्यू कंपनी उसको कोई दूसरी कंपनी उसको टेक ओवर कर लेती। तो आपको ये जो वेंडर कंपनी जो बंद होने जा रही है, जब आपकी बंद होने जा रही है तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट हमको क्या करना है? क्लोज करने का। तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज ही तो कर रहा है, उसमें कोई ऐसा बहुत स्पेशल कोई हमको रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज होती है। तो इसलिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट वेंडर कंपनी अपनी क्लोज करेंगे। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 उसके बारे में साइलेंट है। एस 14 कुछ नहीं कहता आपको कि किस तरह कैसे वो अकाउंटिंग करे, क्योंकि स्पेशल उसमें कहने लायक है नहीं, इसलिए एस 14 नहीं कहता। तो हम लोगों को क्या करना होता है बच्चों? बुक्स ऑफ अकाउंट अपनी क्लोज करना रहता है। कैसे करेंगे अपन बात करेंगे। तो अब मेरा आगे का जो डिस्कशन एक टर्म होता है परचेज कंसिडरेशन, इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। 5 कंडीशन के इसके बारे में भी आपसे बात करता हूं। फिर आगे जब हम लोग जब रिवीजन यहाँ पे करेंगे तो हम लोग क्या चीज देखेंगे बेटा कि अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर में हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड फॉलो करते, तो वो उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास करते, उसमें कैसे करते। अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज में हम लोग परचेज मेथड फॉलो करते, और वेंडर कंपनी अपनी बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करे, ये 3 चीजों के बारे में अपने को बात करना रहेगा। अब मैं कहता हूं कि अमलगमेशन नेचर ऑफ अगर मर्जर है तो तेरा 5 कंडीशन, पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होती, सो वी कॉल इट अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर। तो पहला अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर। अब देखो ये परचेजिंग कंपनी, ये वेंडर कंपनी, तो परचेजिंग कंपनी एसेट्स और लायबिलिटीज वेंडर कंपनी एसेट्स और लायबिलिटी परचेजिंग कंपनी को देती, और उसके बदले में परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को कुछ देती है, उसको हम पीसी कहते हैं। व्हाट इज पीसी? परचेज कंसिडरेशन। ऑब्वियसली सपोज आप वेंडर कंपनी में परचेजिंग कंपनी, आपकी एसेट्स और लायबिलिटी अगर मैं ले रहा हूं तो उसके बदले में मैं कुछ दे भी रहा हूं। आपकी एसेट और लायबिलिटी अगर मैं ले रहा हूं तो उसके बदले में मैं आपको कुछ दे भी रहा हूं। तो मैंने आपकी एसेट और लायबिलिटी लिया, उसके बदले में आपको मैं कुछ दूंगा, तो जिसके बदले में जो मैं आपको दे रहा हूं वी कॉल इट पीसी। व्हाट इज पीसी? परचेज कंसिडरेशन। उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। अब देखो अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर की अगर मैं बात करूं, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर, तो सारी की सारी एसेट और लायबिलिटी वेंडर कंपनी की परचेजिंग कंपनी को ट्रांसफर करा जाता है। एटलीस्ट 90% इक्विटी शेयर होल्डर बिकम इक्विटी शेयर होल्डर द परचेजिंग कंपनी। जो वेंडर कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर एटलीस्ट 90% इक्विटी शेयर होल्डर परचेजिंग कंपनी में बन जाते हैं। कंसिडरेशन फॉर वेंडर कंपनीज इक्विटी शेयर होल्डर इज मेनली इन परचेजिंग कंपनी इक्विटी शेयर एक्सेप्ट फॉर फ्रैक्शनल शेयर। अब इसके बदले में जो हम परचेजिंग कंपनी, हम जो वेंडर कंपनी की एसेट और लायबिलिटी ले, उसके बदले में वो कहता है कि पांचों कंडीशन में जो एक कंडीशन, उसके बदले में उनको इक्विटी शेयर ही दो। लेकिन कभी कभी शेयर्स अगर फ्रैक्शनल नहीं शेयर, तो उस केस में वो फ्रैक्शन वाले पोर्शन के लिए आप कैश दे सकते। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मुझे 101 रुपए आपको देना और शेयर 100 रुपए का, तो 0.1 1 रुपए का मैं आपको शेयर फाड़ के तो नहीं दे सकता, दैट पॉइंट आई कैन गिव इन कैश, तो दैट फ्रैक्शनल इन शेयर आई कैन गिव इन कैश। अब चौथी कंडीशन कहते हैं कि जो वेंडर कंपनी का बिजनेस है वो इंटेंशन है कि परचेजिंग कंपनी उस बिजनेस को कंटिन्यू करेगा, और जो वेंडर कंपनी परचेजिंग कंपनी जो वेंडर कंपनी के एसेट और लायबिलिटी को लेता है। तो मैंने क्या कहा आपसे बेटा, परचेजिंग कंपनी जब वेंडर कंपनी के एसेट और लायबिलिटी को लेता है तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करता है बेटा? सारी की सारी वो वैल्यू किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करता है बेटा? बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करता है। तो ये सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटी किस पे रिकॉर्ड करा? बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करता है। ये आपकी एस 14 की कंडीशन अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर की 5th कंडीशन। तो बुक वैल्यू ऑफ वेंडर कंपनी एसेट एंड लायबिलिटी रिमेन मोस्टली अनचेंज, तो उसको बुक वैल्यू पे हमको रिकॉर्ड करना रहेगा, उसको जिस वैल्यू पे वेंडर कंपनी ने लिखा है
उसी वैल्यू पे परचेजिंग कंपनी भी एसेट लायबिलिटी को लिखेगा। एक्सेप्ट फॉर इंश्योरिंग कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, कभी कभी हो सकता है कि परचेजिंग कंपनी और वेंडर कंपनी को, इसे क्या हो गया, ठीक है, ओके, परचेजिंग कंपनी और वेंडर कंपनी कभी कभी हो सकता है कि आपकी अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करें। तो जब वो अलग अलग अकाउंटिंग, फॉर एग्जांपल अगर आप वेटेड एवरेज फॉलो करते हो और मैं फीफो मेथड फॉलो कर रहा हूं, तो मैंने कहा कि मैंने आपका स्टॉक लिया लेकिन मेरा स्टॉक तो फीफो मेथड पे वैल्यू करा हुआ है, आपका वेटेड एवरेज पे, तो कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, तो वो आपकी स्टॉक की वैल्यू को मैं चेंज कर दूंगा फीफो के हिसाब से। तो दैट वी कैन डू, अगर कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी करने के लिए हम उतना हम चेंज कर सकते हैं। ओके, अब ये पांचों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए इफ यू वांट टू कॉल इट अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कोई गुनाह नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगी हमसे अगर पांचों में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं, अगर पांचों में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती तो उसे हम कहते हैं अमलगमेशन इन द नेचर, सॉरी उससे हम अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर नहीं कहते, वो अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज करेंगे, दैट्स इट, बस इतनी सी बात है। अगर ये पांचों कंडीशन फुलफिल होगी तो अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर कहते हैं, अगर पांचों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं तो उसे हम अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज के नाम से बुलाते, बस इतना, कोई गुनाह नहीं हो जाता अगर ये कंडीशन फुल नहीं हुई तो वी डोंट कॉल द अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर, वी कॉल अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज। और उस केस में परचेज मेथड फॉलो करते, अगर पांचों कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम उसको पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड फॉलो करते। ओके, अब यहां पे देखेंगे हम अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज, यहां पर आप देखिए अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज जो है, तो यहां पे आपने थोड़ा करेक्शन कर लेना, जो रैपिड जो आपने एग्जाम ओरिएंटेड बैच वाले स्टूडेंट होंगे अगर आप, या आप मतलब कोई क्लास वाले होंगे अदर देन रेगुलर बैच, या मेरे भी स्टूडेंट हो गए कोई, तो आपने आपके अगर रैपिड जिससे आप रिवाइज करते बेटा, आपने अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज यहाँ पे करेक्शन कर, इसको कट कर लेना सेंटेंस को, जो भी यहाँ पे लिखा पेज नंबर 123, इसको कट कर लेना आपने जो भी लिखा, और वहां पे लिखना इफ एनी ऑफ दोस 5 कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, ऐसे लिख लो, इफ एनी ऑफ दोस 5 कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, ठीक है, वैसे क्लास में बताया था मैंने, तो स्टूडेंट्स ने, क्लास वाले स्टूडेंट तो लिख लिए होंगे इसको, एनीवेज इफ एनी ऑफ दोस 5 कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, इसको आप लिख लो, ठीक है, एनी इफ एनी ऑफ दोस 5 कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, अगर पांचों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज हम उसको कहते हैं। ओके, अब यहां पे देखेंगे बेटा, तो मैं अकाउंटिंग इसके बारे में आता हूं कि परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी अपनी बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करेंगे, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में कैसे करेंगे, ठीक है, परचेज मेथड में कैसे करेंगे, वेंडर कंपनी कैसे, सारी चीज अपन रिवाइज करेंगे। लेकिन हमने को उसके पहले ये संबंध है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टर्म होता है परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, तो अपन वेंडर कंपनी का बिजनेस जब लेते तो उसके बदले में अपने को उनको कुछ देना होता है, जब अपन वेंडर कंपनी का बिजनेस अगर अपन लेते तो उसके बदले में अपने को उनको कुछ देना होता है, जो उसको अपन उसके बदले में जो अपन उसको देते उसको अपन कहते हैं पीसी, व्हाट वी कॉल इट पीसी, पीसी इज परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन क्या होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ने हम लोग को डिफाइन कर, मैं आपको बहुत, मैं ये सारी चीजें यहाँ पे रीड करता हूं, मैं आपको बस सिंप्लीफाई करके एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं बेटा, उसको आपने ध्यान समझना कि आप जो भी वेंडर कंपनी के शेयर, सब आप वेंडर कंपनी, आप वेंडर कंपनी, मैं परचेजिंग कंपनी, आपकी कंपनी के शेयर होल्डर को जो भी मैं दूं वो पीसी का हिस्सा होता है। किसको बात कर रहा हूं मैं, आपकी कंपनी के शेयर होल्डर को बात कर रहा हूं, तो बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, आपकी कंपनी के शेयर होल्डर को जो दे रहा वो पीसी का हिस्सा होता है, इसको दिमाग में। अब आप सपोज वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर, आप इक्विटी शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, आप वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर, तो आपको जब मैं यहां पर शेयर्स देता हूं, आप क्या हो, आप वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर से बेटा, अब आपको मैं कुछ भी दे सकता हूं, आपको मैं कैश दे सकता हूं, आपको मैं डिबेंचर्स दे सकता हूं, आपको मैं इक्विटी शेयर दे सकता हूं, आपको मैं प्रेफरेंस शेयर दे सकता हूं। तो बच्चों को यहां कंफ्यूजन होता है कि सर आप डिबेंचर दे सकते हो, मैंने कहा मैं कुछ भी दे सकता हूं, लेकिन किसको दे रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है बेटा। तो मैं ये पीसी जब देता हूं, ये मैं कुछ भी दे सकता हूं, आई कैन गिव यू कैश, आई कैन गिव यू डिबेंचर, आई कैन गिव यू इक्विटी शेयर, आई कैन गिव यू प्रेफरेंस शेयर, ये मैं कुछ भी दे सकता हूं, लेकिन किसको, आपकी कंपनी के वेंडर कंपनी के सिर्फ शेयर होल्डर्स को ही दे सकता हूं, ये आपने याद रखना बेटा, वो ही पीसी का हिस्सा होता है। अब आप कहोगे सर नहीं, वेंडर कंपनी के डिबेंचर होल्डर भी होते, दूसरे होते हैं, बहुत सी लाइबिलिटीज होती है बेटा, क्रेडिटर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर, बहुत सी लाइबिलिटी, उनका सेटलमेंट मैं बाद में सेपरेटली करूंगा। लेकिन जब मैं पीसी की बात करूं तो अमाउंट ऑफ पीसी जब आप कैलकुलेट करते बेटा, अमाउंट ऑफ पीसी जब आप कैलकुलेट करते हो उसको आप अच्छे से समझ लेना कि उसको जब अमाउंट ऑफ पीसी हम लोग कैलकुलेट करते तो उसमें आप जो शेयर होल्डर को देते वही पीसी का हिस्सा होता है। तो आप वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर अगर है तो आपको क्या दे रहे हो, वही पीसी का हिस्सा है। आपको मैं कुछ भी दे सकता हूं, मैं बार बार ये चीज रिपीट कर, आपको मैं कुछ भी दे सकता हूं, लेकिन मैं क्या दे, आपको मैं कुछ भी दे सकता हूं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आपको किसको मुझे देना है, वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर। तो वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को मैं कुछ भी दूं, दैट इज अमाउंट ऑफ पीसी, वो अमाउंट का, वो सॉरी पीसी का वो अमाउंट, व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। अब देखो डेफिनेशंस, वो मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, डेफिनेशन आपसे कहते हैं S14 की, देखो द टोटल वैल्यू पेड बाय परचेजिंग कंपनी दैट इज अ ट्रांसफरिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द वेंडर कंपनी। देखो किसको दे रहा हूं बेटे, शेयर होल्डर ऑफ वेंडर कंपनी को, ट्रांसफर कंपनी इन द फॉर्म ऑफ, मैं आपको दे सकता हूं शेयर्स, यहां पे आपने सिक्योरिटीज लिखा, अदर सिक्योरिटीज लिखा लाइक डिबेंचर, शेयर्स, अदर सिक्योरिटीज, कैश और अदर एसेट्स
ड्यूरिंग एन अमलगमेशन, ड्यूरिंग एन अमलगमेशन, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे मैं किसको दे सकता हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं चीज को, किसको दे सकता हूं मैं, वेंडर कंपनी के, किसको दे सकते हैं वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स को मैं कुछ भी दे सकता हूं। वो चाहे फिर मैं अपने कंपनी के शेयर दूं, इक्विटी भी हो सकते, प्रेफरेंस भी हो सकते, मैं डिबेंचर्स दूं, मैं कैश दूं, या कोई और अदर एसेट उठा के दे दूं, मगर मैं किसको दे रहा हूं ये याद रखना, आपकी कंपनी के शेयर होल्डर को। मैं डिबेंचर भी दे सकता हूं, कैश भी दे सकता हूं, शेयर्स भी, इक्विटी शेयर भी दे सकता हूं, प्रेफरेंस कुछ भी दे सकता हूं, लेकिन किसको, शेयर होल्डर ऑफ वेंडर कंपनी को। ओके, अब वो कहता है आपके कंपोनेंट शेयर, सिक्योरिटीज, कैश और एसेट गिवन टू द ट्रांसफरर का, ट्रांसफर कंपनी का मतलब वेंडर कंपनी। तो यस, मैं आपको मेरी कंपनी के शेयर दे सकता हूं, सिक्योरिटीज मतलब अदर सिक्योरिटी, डिबेंचर, कैश दे सकता हूं, एसेट। मगर इसमें एक चीज ख्याल रखना, जो मैंने आपको कहा वही चीज मैं आपसे यहाँ पे, जो चीज मैंने आपसे कहा वही चीज मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूं। ओके, पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर लाइबिलिटीज आर नॉट कंसीडर पार्ट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन आर अकाउंटेड फॉर सेपरेटली। मतलब मैं अगर डिबेंचर होल्डर को कुछ दे रहा हूं, ये क्रेडिटर को कुछ दे रहा हूं, ये कोई भी लाइबिलिटी को मैं सेटलमेंट करूं आपके वेंडर कंपनी, वो पीसी का हिस्सा नहीं था। मैं आपसे इस चीज को, आपसे ये एक सिंपल रूल याद रखना, जो भी वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को दे रहे वही पीसी का हिस्सा होता है। तो मैं आपकी कंपनी के डिबेंचर होल्डर को अगर कोई सेटलमेंट कर रहा हूं, क्रेडिटर को कोई सेटलमेंट करो, या और कोई लाइबिलिटी का सेटलमेंट करो, वो पीसी का हिस्सा नहीं। तो उसको सेपरेटली अपन कैसे अकाउंटिंग है उसको अपन रिवाइज कर, रिवीजन करेंगे, लेकिन उसका सेपरेट ट्रीटमेंट अपने को करना है कि पीसी का हिस्सा आपका होता नहीं। वो किसका हिस्सा नहीं होता है, वो पीसी का हिस्सा आपका होता नहीं। ओके, तो अब याद रखना, जो आपने शेयर होल्डर को दी वेंडर कंपनी को, वही पीसी का हिस्सा होता है। अब देखो दो चीज होती है बेटा, एक होता है अमाउंट ऑफ पीसी और डिस्चार्ज ऑफ पीसी, दोनों में फर्क होता है। तो अमाउंट ऑफ पीसी में, डिस्चार्ज ऑफ पीसी जब मैं शेयर होल्डर को कुछ जब दूंगा, जो भी वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को जो दूंगा, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ पीसी। लेकिन कितना दूंगा, दैट इज अमाउंट ऑफ पीसी, कितना अमाउंट में मेरे को देना है। तो आपको क्वेश्चन में तीन तरीके से इंफॉर्मेशन वो आपको क्वेश्चन में दे सकता है, ठीक है, तीन तरीके से क्वेश्चन में आपको दे सकता है। एक हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में लमसम अमाउंट, लमसम अमाउंट देने का मतलब वो क्या, आपको क्वेश्चन में दे देंगे कि 10 लाख रुपए तो 20 लाख रुपए, एक लमसम अमाउंट उसने आपको क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपको कहते हैं पेमेंट बेसिस पे। पेमेंट बेसिस का मतलब आपका होता है कि आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करता है कि कितने डिबेंचर्स देना है, कितनी कैश देना है, कितने शेयर्स देना है, वो स्पेसिफाई करता है पेमेंट बेसिस पे। तो फॉर्मूला हियर पीसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय इश्यू प्राइस, जितने में भी आप दे रहे हो, प्लस नंबर ऑफ डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय इश्यू प्राइस, प्लस कैश और अदर एसेट। तो स्पेसिफाई करेगा क्वेश्चन में कि कितने शेयर्स देना है, कितने डिबेंचर्स आप लोग को देना है, वो आपको क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, वो स्पेसिफाई आपको करेगा, ठीक है। अब एसेट्स टेकन हो, अब ये हो सकता है क्वेश्चन में आपको पेमेंट बेसिस पे उसने बताया कि, अब अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, ना ही तो उसने लमसम अमाउंट बताया बेटा, ना ही तो उसने आपको लमसम अमाउंट बताया, और ना ही तो उसने आपको लमसम अमाउंट बनाया, और ना ही तो उसने आपको पेमेंट बेसिस, आई मीन तो ये भी नहीं बताया कितने शेयर्स देना, कितने डिबेंचर देना। और बच्चे कंफ्यूज है जब कितने डिबेंचर दे, सर डिबेंचर कैसे दे, डिबेंचर दे सकते, शेयर होल्डर को कुछ भी दो, कुछ भी दो, ठीक है, शेयर होल्डर को आप कुछ भी दो, लेकिन आप मतलब उसको शेयर होल्डर को देना ही जरूर। पीसी में कौन सी चीज का जो आप वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को देते, दैट में भी डिबेंचर, मैं डिबेंचर भी दे सकता हूं, उसको कैश भी दे सकता हूं, शेयर भी दे सकता हूं, अदर एसेट भी दे सकता हूं, ठीक है। तो अगर आपको उसने स्पेसिफाई नहीं किया, पेमेंट बेसिस पे भी नहीं बता, लमसम भी नहीं बताया बेटे, तो एक मैथड हम लोग फॉलो करते हैं, उसको नेट एसेट बेसिस कहते हैं। तो नेट एसेट बेसिस पे क्या होता है कि जो भी एसेट वेंडर कंपनी की उसको अग्रीड, जो भी अग्रीड वैल्यू तय करेगा, एसेट हम लिखते हैं सारी इंक्लूडिंग गुडविल अगर बोला है तो, और लाइबिलिटीज जो भी बोला है उसको माइनस करते हैं, जो भी वैल्यू आपकी यहाँ पे दैट इज अमाउंट ऑफ पीसी, इन अदर वर्ड नेट एसेट होता है। तो ये नेट एसेट बेसिस पे यहाँ पे पीसी के अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से भी हो सकता है आपका। अब उसके बाद आपको, जैसे मैंने, हम लोग अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं कि अकाउंटिंग किस तरीके से करना है, परचेजिंग कंपनी और वेंडर कंपनी। तो मैं परचेजिंग कंपनी से शुरू करता हूं और पहले अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज की बात करता हूं। अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज से हम लोग बात करते हैं और यहां पर उसकी अकाउंटिंग कैसे करना है, फिर एक एक करके हम लोग आगे इसको रिवाइज करते जाएंगे। तो अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज, परचेजिंग कंपनी की, उसमें अपन अकाउंटिंग पे रिवाइज कर दी। ख्याल रखना बेटा, अप्लाइज व्हेन ऑन एनी कंडीशन फॉर अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर आर नॉट मेट। अगर कोई भी एक भी कंडीशन, इफ एक भी कंडीशन, ओके, अप्लाइज विद एनी कंडीशन फॉर अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर आर नॉट मेट, यहां पे करेक्शन कर लेना, नॉट मेट है, ठीक है। और अगर कोई एक भी कंडीशन, ओके, इफ एनी ऑफ दोस, और यू कैन से इफ एनी ऑफ दोस 5 कंडीशन आर नॉट मेट, देन वी फॉलो, ये अपने को मैथड अपने को फॉलो कब, अगर इफ एनी ऑफ दोस 5 कंडीशन, ठीक है, वो सेम चीज यहां पे जो आपने लिखे ना, इफ एनी ऑफ दोस 5 कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, सेम चीज यहां पर है, इफ एनी ऑफ दोस 5 कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वी कॉल्ड अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज। तो हम लोग को परचेज मैथड फॉलो करना होता है। अभी क्या लिखा हुआ है इसके, और इफ इट परचेज मैथड अगर है तो परचेज मैथड यूज फॉर अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज, अगर अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज हमको परचेज मैथड फॉलो करना रहेगा। अब कुछ चीजें यहां पे लिखी, ये जो की पॉइंट्स लिखे, इस पे मैं आता हूं, सेम चीज अभी एंट्रीज में आपको कहने वाला, तो वहां कवर हो जाएंगी।
अब जर्नल एंट्रीज अपन परचेजिंग कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग यहां पे करें, ठीक है। तो आपके अब देखो कैसे क्या क्या एंट्री होगी। पहली एंट्री, सबसे पहले एंट्री परचेजिंग कंपनी की बुक्स में करते। परचेजिंग कंपनी की बुक्स में अगर अकाउंटिंग करते वो बिजनेस उसके पास आने वाला है। सपोज मैं परचेजिंग कंपनी, तो मेरे पास बिजनेस आने वाला है, उसके बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो बिजनेस आने वाला एसेट इंक्रीज इन एसेट डेबिट। तो एंट्री हम लोग पास करते हैं बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। क्या एंट्री पास होंगी हमारी? एंट्री हम लोग पास करेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट तो लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। ये अकाउंटिंग एंट्री अपनी यहां पे पास होगी, ठीक है। अब ये किस अमाउंट से होंगी? पीसी के अमाउंट से, जो भी परचेज कंसिडरेशन का आपका अमाउंट है। उसके बाद मैं वेंडर कंपनी की क्या करूंगा? एसेट्स और लाइबिलिटी को टेक ओवर। अब यहां पर पहले मैंने क्या किया? पीसी डी हुआ, बिजनेस आने वाला, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। उसके बदले में मुझे कुछ देना, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। अब आपके पास से मैं सारी एसेट्स लूंगा, जो भी एसेट अग्री हुई, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट मेरे पास आई, तो एसेट अकाउंट को मैंने डेबिट किया। लाइबिलिटीज आप दोगे, देखो एसेट के डेबिट बैलेंस होते, इसलिए मैंने यहाँ पे डेबिट किया, तो एसेट अकाउंट डेबिट। आप लाइबिलिटीज मुझे दोगे, लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते, तो टू लाइबिलिटीज अकाउंट, मैंने यहाँ पे लाइबिलिटीज को क्या किया बच्चों? क्रेडिट किया। टू, अब यहां पर मैं लिखता हूं यहां पे टू बिजनेस परचेज। तो बिजनेस परचेज का मतलब हो रहा है यहां पे, बिजनेस परचेज का मतलब यहां पर हो रहा है, तो यहां पे जो आपके बिजनेस आने वाला था वो बिजनेस अब आपके पास आ गया, तो आप उसको कैंसिल करते, पहले बिजनेस परचेज का वन डेबिट करते। अब वो बिजनेस अपने पास आ गया, तो बिजनेस परचेज को यहां पे क्या करते बेटा? अपन क्रेडिट करते। ओके, तो मैंने कहा एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू बिजनेस परचेज। अब अगर यहां पे कोई डिफरेंस आता है, अगर मेरे डेबिट साइड शॉर्ट जाता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 कहता है उसको गुडविल में गुडविल लिख दो। अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट जाए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 कहते हैं उसको कैपिटल रिजर्व में लिख दो। अब मैं इसको जल्दी से, रिवीजन है यहाँ पे, जल्दी से मैं आपको बता लॉजिक क्या उसके पीछे का। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे एसेट लिया, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे मैंने आपसे एसेट लिया 50 करोड़ की, और आपने को लाइबिलिटी दी 20 करोड़ की। तो एक्चुअल में नेट एसेट मेरे पास आई 30 करोड़। 30 करोड़ की मेरे पास नेट एसेट आती है, लेकिन एक्चुअल में सपोज पीसी का अमाउंट है 20, तो मैं आपसे नेट एसेट ले रहा हूं 30 करोड़ की। नेट एसेट मैं कितने की ले रहा हूं आपसे? 30 करोड़ की। लेकिन उसके बदले में जो मैं आपको दे रहा हूं वो कितना दे रहा हूं? आपको 28 करोड़ दे रहा हूं। तो नेट एसेट मैं आपसे ले रहा हूं कितना बेटा? 30 करोड़ की मैं आपसे नेट एसेट ले रहा हूं, लेकिन उसके बदले में जो मैं आपको दे रहा हूं वो कितना दे रहा हूं? मैं आपको 28 करोड़ ही दे रहा हूं। इन शॉर्ट, इसका मतलब मेरे पास एसेट, नेट एसेट ज्यादा की, उसके बदले में जो दे रहा हूं मैं आपको कम देता हूं, तो मेरा फायदा हो गया ना। मैंने कोई चीज आपसे 30 की ली, उसके बदले में जो देना पड़ा सिर्फ 28, तो मेरा 2 का फायदा हो गया। तो दैट टू दोस केस में क्रेडिट आपका शॉर्ट जाता है, वी कॉल इट, वो उसको हमको अकाउंट्स में 14 कहते हैं कि कैपिटल रिजर्व में उसको आप ट्रांसफर करो। तो कैपिटल रिजर्व में आपका चले जाता है, खुद ब खुद बैलेंसिंग फिगरिंग। जैसे कि यहाँ पे देखो एसेट 50 की लिखी आपने, यहाँ पे लाइबिलिटीज 20 की लिखी, बिजनेस परचेज आपका 28 का था, आपका खुद ब खुद बैलेंसिंग फिगरिंग 2। अब ये गुडविल वाले एग्जाम्पल है, सपोज मैंने आपसे एसेट लिया 30 की और लाइबिलिटी लिया मैंने आपसे 20 की, तो नेट एसेट मैंने आपसे कितने की लिया बेटा? नेट एसेट मैंने आपके लिए 30 की, ठीक है। 50 की एसेट लिया, लाइबिलिटी लिया 20, नेट एसेट 30। लेकिन सपोज पीसी का अमाउंट है 35, तो मैंने आपसे जो चीज लिया वो 30 की, उसके बदले में मैं आपको दे रहा हूं 35, तो मैं आपको ज्यादा दे रहा हूं। तो अकाउंट से 14 कहता है उसको आप गुडविल ट्रीट करो। तो यहां पर आपका डेबिट शॉर्ट जाएंगे, गुडविल खुद ब खुद बराबर 5 आया। तो हमें 50 की एसेट आई, लाइबिलिटी 20 की, और बिजनेस परचेज बच्चों यहाँ पे 35 का था। तो बैलेंसिंग फिगर ये बराबर यहाँ पे आ जाएंगे। तो डेबिट साइड शॉर्ट गया, बैलेंसिंग फिगर गुडविल लिखना, क्रेडिट साइड शॉर्ट गया, वो आपका कैपिटल रिजर्व है। तो मैं आपको ज्यादा दे रहा था अकाउंटिंग साइड 14 के, ड्यू टू गुडविल यू आर पेइंग हिम मोर, तो दैट्स व्हाई वी विल ट्रांसफर टू गुडविल, हम उसको गुडविल में लेके जाते। लेकिन आपने क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे, एक चीज को आपने ख्याल रखना पड़ेगा, जब आप क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो एक चीज को आपको ख्याल रखना है कि आपको जो पीसी का अमाउंट जो आपका होता है, जो पीसी का अमाउंट आपका होता है और नेट एसेट का जो अमाउंट होता है वो सेम अगर नहीं है, तो मैंने कहा देखो आपने इस चीज को वीडियो ध्यान से अपने समझ लिया। अब पीसी का अमाउंट 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक लमसम अमाउंट दिया, एक पेमेंट बेसिस पे, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले रिवाइज करा है। तो एक लमसम अमाउंट हो सकता है, एक पेमेंट बेसिस पे आपको वो कह सकता है, एक लमसम अमाउंट हो सकता है, एक पेमेंट बेसिस पे हो सकता है, और एक नेट एसेट बेसिस पे। अगर आपने पीसी के अमाउंट को नेट एसेट बेसिस पे अगर कैलकुलेट करे बेटा, तो यहां पर कोई डिफरेंस आएगा नहीं। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब आप रिवाइज करोगे, तो आपको एक चीज का ख्याल रखना बेटा, अगर आपका पीसी का अमाउंट, आपका अगर पीसी का अमाउंट और नेट एसेट जाके अगर वो सेम नहीं है, अगर सॉरी पीसी का अमाउंट और नेट एसेट अगर इन अदर वर्ड आपने नेट एसेट बेसिस पे पीसी के अमाउंट को कैलकुलेट करे, तो यहां पे डिफरेंस है। द रीजन इज दैट जो मैं आपसे नेट एसेट ले रहा हूं उतना ही मैं आपको दे रहा हूं, तो कोई डिफरेंस आने वाला है कि नहीं? तो यहां पर डिफरेंस कब नहीं आता? जब आपने पीसी के अमाउंट को किस पे कैलकुलेट करें? नेट एसेट बेसिस पे कैलकुलेट करें। तो अगर आपने पीसी के अमाउंट को नेट एसेट बेसिस पे कैलकुलेट अगर आपने कर, तो यहां पे अपना कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। रीजन बहुत सिंपल है, जितने की नेट एसेट लिया उतना ही मैं आपको दे रहा हूं, तो डिफरेंस आने वाला नहीं है। थर्ड एंट्री आपकी जो है डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो मैं पीसी के अमाउंट को डिस्चार्ज कर रहा हूं, अब मैं दे रहा हूं जो लाइबिलिटी मैंने क्रिएट किया, तो लाइबिलिटी लिक्विडेटर अकाउंट में क्रिएट कर, इंक्रीज इन लाइबिलिटी आपने क्रिएट किया।
नाउ वी आर गिविंग टू लिक्विडेटर, तो लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट क्या दे रहे, हो सकता है मैं कुछ भी दे सकता हूं, हो सकता है मैं इक्विटी शेयर दे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है शेयर्स, ओके। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो अगर दिया तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया, आप लिखोगे फेस वैल्यू। डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स की आप यहाँ पे फेस वैल्यू लिखेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर आपने प्रीमियम पे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। कैश यूजर टू कैश और अदर एसेट कोई नहीं तो वो लिखेंगे। तो आप दे कुछ भी सकते, किसको देना, वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को, लेकिन यहाँ शेयर होल्डर अपन नहीं लिखते, अपन वेंडर कंपनी के लिक्विडेटर को देते, फिर लिक्विडेटर वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ओके। अब उसके बाद ये 3 एंट्री तो लगभग हर क्वेश्चन में आएंगी जब आप परचेजिंग कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री पास करोगे। अभी 4 से लेकर 7 तक आपने थोड़ा अच्छे से आपको समझेंगे बेटा, ओके। वो आपसे कहता है कि अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ वेंडर कंपनी पेड बाय परचेजिंग कंपनी, तो कभी कभी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वेंडर कंपनी की कौन पे करता है, परचेजिंग कंपनी पे करती है। तो अकाउंट 14 कहते हैं कि अगर आपकी सेकेंड एंट्री में गुडविल आया, अगर आपका यहाँ पे गुडविल आया बेटा, तो आप यहाँ पे गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अगर सेकेंड एंट्री में कैपिटल रिजर्व आया, यहां पर अगर कैपिटल रिजर्व आया तो यहाँ कैपिटल रिजर्व को, अब एक्सपेंसेस, तो ये एक्सपेंस वेंडर कंपनी की जो कि परचेजिंग कंपनी पे कर रही है, ठीक है, कोई रिकवर भी नहीं करने वाली कोई वेंडर कंपनी से, लेकिन वो पे कर रही। तो परचेजिंग कंपनी अपने पीएनएल अकाउंट में कोई इसको लेकर नहीं जा सकती, ठीक है, उसका कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं। अब वेंडर कंपनी का मैं इसको पे कर दे रहा हूं, तो ये 14 का था, फिर यहीं पे उसको एडजस्ट कर लो। अगर गुडविल आया तो इसमें कर लो, कैपिटल रिजर्व है तो उसमें एक ही बात है बेटा, गुडविल आया अगर वहां पे तो गुडविल और आप एडिशनल पैसा बिकॉज ऑफ द गुडविल ऑफ वेंडर कंपनी दे, ऐसा मान लो। या अगर कैपिटल रिजर्व है तो जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को कम कर दो, क्योंकि आप एक्सपेंस पे कर रहे हो। तो सेकंड एंट्री गुडविल आया तो गुडविल, कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व, ओके। तो गुडविल अकाउंट डेबिट और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब आपकी जो 5th, 6th और 7th एंट्री, इसको मैं रिवाइज करा देता हूं, लेकिन आप लोग के रैपिड जिसमें यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है इंटर कंपनी ड्यूज। अगर आप देखोगे यहाँ पे पेज नंबर रैपिड जिसके 128 में आप जाके देखो इंटर कंपनी ड्यूज, व्हाट इज इंटर कंपनी। 3 एंट्री में यहीं से पहले आपको जो 3 चीजों के बारे में मुझे आपसे बात करना है, वो तीनों चीजों के बारे में मैं यहीं से आपसे बात करता हूं, फिर वापस उस पर जाता हूं। व्हाट इज दिस इंटर कंपनी ड्यूज। इंटर कंपनी ड्यूज होती है कि सपोज वेंडर कंपनी और परचेजिंग कंपनी में कोई म्यूचुअल डेप्ट है, म्यूचुअल डेप्ट या बोलो दो वेंडर कंपनी थी, उनके इसमें कोई म्यूचुअल डेप्ट, मतलब ऐसे कोई ट्रांजेक्शन है जो एक दूसरे से लेना देना। फॉर एग्जाम्पल मुझे आपसे 5 करोड़ लेना है और आपको मुझे एग्जाम्पल 5 करोड़ देना है, एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मैंने आपकी कंपनी को टेक ओवर किया बेटा, तो आपकी सारी एसेट और लायबिलिटी तो मैंने ले लिया ना। अब मेरे को सपोज आपसे 5 करोड़ लेना था तो मेरे डेटर्स में लिखा हुआ है, लेकिन आपको मुझे 5 करोड़ देना था तो आपके क्रेडिटर में लिखा हुआ। तो जब आपकी कंपनी को मैंने टेक ओवर कर लिया तो मेरे लायबिलिटी साइड में आ गया ना, वो जो एसेट लायबिलिटी आपकी सारी मेरे पास आ गई। तो इसका मतलब अब आपको जो मुझको देना था आपकी लायबिलिटी, तो अब मैंने वो टेक ओवर किया तो मेरी लायबिलिटी में लिखा। मेरे एसेट में लिख रहा है कि 5 करोड़ लेना है और मेरे लायबिलिटी में लिख रहा है 5 करोड़ देना है, क्योंकि आपकी कंपनी को टेक ओवर कर तो लायबिलिटी भी मेरे पास आएगी बेटा। अब खुद ही को लेना है, खुद ही को लेना है और खुद ही को देना है, तो ये क्या बात है, खुद ही से लेना और खुद ही को देना है, तो उसको हम कहते हैं क्या, म्यूचुअल डेप्ट। तो उसको कैंसिल कर देते, क्योंकि वो एक सिंगल एंटिटी होगी बेटा, हमने उसको टेक ओवर कर लिया तो खुद, तो इसको हम कैंसिल करते। तो बड़ी सिंपल सी एंट्री होती है इसकी। लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, उस लायबिलिटी को अपने को कैंसिल करना है तो डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। डेटर्स के एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, वो डेटर्स के डेबिट बैलेंस उसको कैंसिल करना है, क्रेडिट करना है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, या बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल के फॉर्म में दिया तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, वही लायबिलिटी को कैंसिल करो और एसेट को कैंसिल करा, ठीक। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, जब रिवाइज करेंगे तो लायबिलिटीज में से माइनस करना होगा और एसेट में से कंपनी को म्यूचुअल डेब्ट को माइनस करना होगा, ठीक है। अब एक दूसरा आपका जो है स्टैट्यूटरी रिजर्व। अब आपने देखे भी हम लोग रिवीजन जब कर रहे तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करे, यहाँ पे जो परचेजिंग कंपनी वो परचेज मेथड में भी अपन ऑब्जर्व करे, क्या चीज ऑब्जर्व करे बेटा, कि आपने वहां पे ऑब्जर्व करे कि परचेज मेथड में, अच्छा आपने ऑब्जर्व करे कि मैं आपके एसेट और लायबिलिटी ले रहा हूं, आपके रिजर्व नहीं ले रहा। अब वो रिजर्व लेता हूं अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर केस में भी थोड़ी देर में अपन रिवाइज करने वाले। तो अभी ये जो यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ इसको 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दो। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि मैंने आपकी एसेट्स और लायबिलिटी, बच्चों मैंने आपकी एसेट्स और लायबिलिटी दिया, लेकिन आपके रिजर्व्स लिए क्या, नहीं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे रिजर्व होते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करना जरूरी। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, वो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके पर्टिकुलर ये रिजर्व स्टैट्यूटरी रिजर्व है और उसको मेंटेन करना मैंडेटरी, वो आपको क्वेश्चन में बताएगा आपको, ठीक है। अब मैंने आपकी एसेट्स ले लिया बच्चों, मैंने आपकी लायबिलिटीज ले लिया, तो मैं आपकी एसेट्स को भी ले रहा हूं, मैं आपकी लायबिलिटीज को भी ले रहा हूं, लेकिन मैंने उसमें आपके रिजर्व तो लिया नहीं, लेकिन बाय लॉ कुछ रिजर्व मुझे मेंटेन करना सपोज कुछ साल जरूरी। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व इनकम टैक्स में उसको मेंटेन करना जरूरी कुछ साल, फॉर एग्जाम्पल 2 साल, तो 2 साल उसको मेंटेन करना जरूरी, मैंने तो लिया नहीं, लेकिन उसको मेंटेन करना जरूरी इसलिए मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको लिखना रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टैट्यूटरी रिजर्व, रिजर्व को क्रिएट करूँ, रिजर्व के क्रेडिट बैलेंस, उतना तो समझता है कि रिजर्व के क्रेडिट बैलेंस हमने उसको क्रिएट करें।
लेकिन मुझे डेबिट भी तो कुछ करना पड़ेगा, हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, मुझको डेबिट भी तो कुछ करना रहेगा। तो यहाँ पे अमलगमिशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट को अपने को क्या करेंगे, डेबिट। तो एक अकाउंट 14 कहते हैं कि अमलगमिशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट को आप क्या कर दो, डेबिट। तो अमलगमिशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा बच्चों, डेबिट कर दूंगा, ठीक है। तो अमलगमिशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। एक अकाउंट उसने क्रिएट कर, अब मैंने अमलगमिशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट को क्या किया बेटा, यहाँ पे डेबिट किया और स्टैट्यूटरी रिजर्व को क्रिएट किया। अब आप इमेजिन करो, बैलेंस शीट अपने दिमाग में लो और इमेजिन करो इस चीज को कि मैंने स्टैट्यूटरी रिजर्व को मैंने क्रेडिट बैलेंस होता है तो इट विल कम अंडर रिजर्व एंड सरप्लस, मगर ये अमलगमिशन एडजस्टमेंट रिजर्व का तो डेबिट बैलेंस होगा, मैंने यहाँ पे डेबिट करा, तो क्या इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में लोगे, आंसर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 कहता है कि आप रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आता, इनर कॉलम में नहीं बताना, आउटर कॉलम पे नॉर्मल आपने पहले स्टैट्यूटरी रिजर्व लिखा और यहाँ पे माइनस करके अमलगमिशन एडजस्टमेंट रिजर्व का डेबिट बैलेंस होता है, इसको माइनस करके अपन यहाँ पर उसको बता देते हैं, उसको माइनस करके अमलगमिशन एडजस्टमेंट रिजर्व को अपन माइनस करके इस तरीके से यहाँ पर उसको बता देते हैं, ठीक है। अब आपके नॉलेज के लिए कह रहा हूं कि ये एंट्री अपन सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री आपने पास करे। अब वो रिजर्व कुछ साल मैंडेटरी था मेंटेन करना, इसलिए अपन यहाँ पे लेके, जब वो सपोज 2 साल के लिए मैंडेटरी था, क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा, लेकिन 2 साल बाद अगर उसके रिक्वायरमेंट खत्म होगा तो जस्ट रिवर्स द एंट्री स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट में अमलगमिशन एडजस्टमेंट रिजर्व और फिर ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये एक चीज है। अब एक और चीज आपने इंटर कंपनी स्टॉक, व्हाट डू मीन बाय इंटर कंपनी स्टॉक, इंटर कंपनी स्टॉक का मतलब ये होता है बच्चों कि अब आपकी सपोज 2 सिनारियो, दोनों सिनारियो से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा बेटा कि आप वेंडर कंपनी में हो परचेजिंग का, मैंने आपको कोई गुड्स बेचा था, वो आपके पास, आपने को सपोज 1 लाख का गुड्स बेचा था, उसमें से आपने 40,000 का बाहर किसी को बेच दियो, लेकिन स्टिल आपके पास स्टॉक कितने का रखा है बेटा, आपके पास स्टिल अभी स्टॉक रखा हुआ है 60,000 रुपीज का, आपके पास स्टॉक अभी भी रखा हुआ है, ठीक है, सिंपल। अब मैंने कहा 60,000 रुपीज का स्टॉक आपके पास रखा और आपकी कंपनी को मैं टेक ओवर करूं, तो स्टॉक तो मेरे पास भी है ना, लॉजिकली देखे तो स्टॉक तो मेरे पास भी है। अब ये स्टॉक इमेजिन करो कि मेरी बैलेंस शीट में आई एम परचेजिंग कंपनी, और इमेजिन करो मेरी बैलेंस शीट में एसेट साइड में वहां पे स्टॉक वो नजर आ रहा है जो मैंने आपसे स्टॉक टेक ओवर किया, और वो स्टॉक हायर वैल्यू पे लिखा हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने ही आपको बेचा था और इसमें प्रॉफिट कंपोनेंट और स्टॉक मेरे पास वापस आ गया, तो मेरे प्रॉफिट भी मेरे पास रिफ्लेक्ट हो रहा है और मेरे स्टॉक हायर वैल्यू पे, तो स्टॉक जो हायर वैल्यू पे उसको अपने को कम करना हो, उसी को कहते हैं इंटर कंपनी स्टॉक का अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट कंपोनेंट अपन उसमें से माइनस करते हैं, उसकी एंट्री में आपको 2 मिनट में बता दो। एट द सेम टाइम बेटा आपके पास, मैंने कहा कि आपसे मैंने परचेज किया तो मेरे पास स्टॉक में रखा हुआ है, अब आपकी कंपनी को मैंने टेक ओवर कर, तो भाई आप ही ने तो मेरे को बेचे थे, तो प्रॉफिट आपका, ये भी स्टॉक ज्यादा वैल्यू पे या आप ही ने मेरे को बेचे तो उसमें प्रॉफिट कंपोनेंट है, तो दोनों ही केस में, फिर मैं आपको बेचू या आप मेरे को बेचो, दोनों ही केस में ऑब्वियसली आपके स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो अब यहां पर क्या हुआ कि उसको एडजस्ट कैसे करते, स्टॉक का डेबिट बैलेंस तो एक एसेट, उसको कैंसिल करना हमको क्या कर रहा हूं, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे स्टॉक को क्या किया बच्चे, यहां पर मैंने स्टॉक को क्या किया, क्रेडिट किया, तो स्टॉक का आपने क्या करें, यहां पे क्रेडिट करें, लेकिन यहाँ पे किस अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट करो बेटा, किस अकाउंट को अपने को यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं, सो गुडविल अकाउंट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट 14 कहता है आपको उसका एडजस्ट करो, फर्स्ट प्रायोरिटी आपने उसको देना, अगर आपके गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट है तो उसको डेबिट करके उसमें कम करो, तो प्रेफर इसी को करता है कि इसमें एडजस्ट कर लो, क्योंकि गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है आपका यहाँ पे अमल कमीशन के बाद, तो उसी में जो भी फायदा नुकसान हो रहा है पहले उसमें एडजस्ट कर लो, तो कहते हैं गुडविल कैपिटल रिजर्व अगर है तो उसमें एडजस्ट करो, अगर वो नहीं है तो फिर आप जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसको आपने ख्याल रखना। तो पहली प्रायोरिटी गुडविल या कैपिटल रिजर्व को देना बेटा, और दूसरी प्रायोरिटी जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपने देना, ओके डन। तो इस चीज को आप ख्याल रखें। तो ये 3 एंट्री ही आपको अमलगमिशन नेचर ऑफ परचेज में आपको भी सिखा रहा हूं, तो ये 3 एंट्री ही आपको यहां पर लिखी हुई, तो इंटर कंपनी ड्यूज के वही क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, स्टैट्यूटरी रिजर्व अमलगमिशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, और अनरियलाइज प्रॉफिट का जो अपने को स्टॉक को पूरे आपने जो इंटर कंपनी स्टॉक उसको मत माइनस करना, अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस, प्रॉफिट कंपोनेंट को सिर्फ माइनस करना, और वो आपका गुडविल अकाउंट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट अगर वो है, अगर वो नहीं है तो जनरल रिजर्व पीएनएल अकाउंट को डेबिट करो, और स्टॉक के एसेट होते हैं, एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, उसको कैंसिल कर हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। नाउ अमलगमिशन द नेचर ऑफ मर्जर, अब देखो पांचों की 5 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो अमलगमिशन नेचर ऑफ परचेज कहते हैं, अगर पांचों में से कोई एक भी इफ अप्लाइज, अगर पांचों में से अमलगमिशन नेचर ऑफ परचेज कब होता है, जब अगर पांचों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल है, और पांचों की 5 कंडीशन फुलफिल अगर हो गई तो अप्लाइज व्हेन ऑल 5 कंडीशन फॉर अमलगमिशन नेचर ऑफ मर्जर आर मेट, ठीक है। अब देखो उस केस में आप लोग पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड फॉलो करते हैं। अब पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में फर्क है, मैं आपको डायरेक्ट में एंट्रीज से आपको सिखाता हूं, इन एंट्रीज पे आपने ध्यान रखना बेटा। तो पहली एंट्री वही हमारी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर अकाउंट, पहली एंट्री आपने पास कर, ठीक है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी पीसी के अमाउंट से। अब देखो यहां पे आपसे कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फर्क है, जो आपको इस यहां पे जो आपको हाईलाइट करे हुए दिख रहे हैं बस वही फर्क है,
परचेज मेथड में अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज में जो यहाँ पे यही फर्क है जो मैंने आपको हाईलाइट करके रखा। ओके, अब क्या होता है यहाँ पे पहला फर्क है कि आप वेंडर कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस भी लेते हो। तो मैं देखा आपने रिजर्व मैंने लेके सरप्लस होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वेंडर अपन परचेज मेथड में आपने देखे वहां रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेते बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस लेते कि अपन वहां पे नहीं। तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस और प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस भी लेता हूं। और क्या होता है आपके रिजर्व हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सारे रिजर्व एंड सरप्लस वेंडर कंपनी के अपन परचेजिंग कंपनी को रिकॉर्ड करती है। पहला पॉइंट ये इसको हाईलाइट करके रखा। अब अगर आपका डेबिट साइड अगर शॉर्ट जाता है तो आपको अकाउंट्स में 14 कहता है कि गुडविल डेबिट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मेरा डेबिट साइड शॉर्ट जाता है, पहले मैं लिखता हूं अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट गया, अगर तो क्रेडिट साइड शॉर्ट गया तो आपको कैपिटल रिजर्व में इफ क्रेडिट इज शॉर्ट तो आपको कैपिटल रिजर्व में उसको लिखना रहेगा। ठीक है, कैपिटल रिजर्व जैसे आपने परचेज मेथड में देखे। लेकिन अगर डेबिट साइड शॉर्ट जाता तो कैपिटल रिजर्व में डेबिट साइड शॉर्ट जाता तो गुडविल में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको कहते हैं डेबिट साइड अगर आपका शॉर्ट गया तो आपने क्या लिखना है, तीन चीजें आपकी हो सकती है। पहला क्यों कहते हैं कि आप पहले उसको एडजस्ट करो, अगर कैपिटल रिजर्व का बैलेंस को एग्जिस्ट करता है पहले से तो उसमें से माइनस कर दो। वो नहीं है तो रेवेन्यू रिजर्व का अगर कोई बैलेंस है, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, उसमें से माइनस कर दो। वो भी नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें से माइनस। कुछ बच्चे, लेकिन ये बच्चों को तो बहुत शौक है, बोले कुछ तो भी नहीं रहा तो फिर क्या करूं, फिर नेगेटिव बताना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, वो आपको नेगेटिव फिगर वो दिखेंगे आपके। ठीक है, आपका नेगेटिव ये दिखेगा रिजर्व एंड सरप्लस फिर आपका। ठीक है, लेकिन आपको गुडविल में डेबिट कोई हालत में करना नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस है जो आपको हाईलाइट, बाकी सारी चीजें सेम है बेटा। अब आपका थर्ड डिस्चार्ज ऑफ पीसी, वही एंट्री पास होती है। लिक्विडिटी ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट, तो ये उसने इक्विटी शेयर्स दिए, प्रेफरेंस शेयर दिए, डिबेंचर दी, ये फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अपने प्रीमियम का अमाउंट टू कैश और बैंक टू अदर, जो भी आपने उसको दिया। अब लास्ट एंट्री लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के यहाँ थोड़ी सी एंट्री अलग होती है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वहां पे परचेज मेथड में गुडविल कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट करते हैं, लेकिन यहां पर आपको कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व में एडजस्ट कर रहा है। तो यहां पर अब एंट्री पास करें पीएनएल अकाउंट डेबिट और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक एक्सपेंसेस पेड बाय परचेजिंग कंपनी, लिक्विडेशन एक्सपेंस व्हिच इज पेड बाय परचेजिंग कंपनी। तो यहां पर आप क्या करते थे, गुडविल कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट कर रहे थे। तो लेकिन आपको यहां पर गुडविल क्रिएट ही नहीं कर रहे ना अपन यहाँ पे, तो कहता है कि उस सब में मत करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जनरल रिजर्व आप उसका एडजस्ट कर लो। ओके, तो पीएनएल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब इसमें डिफरेंस अमलगमेशन और अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज में क्या डिफरेंस है। सो हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आपको वो रेयर चांसेस है, लेकिन आ भी है तो यू नोट कि वही 5 पॉइंट है जो 5 आपके है ना, जो अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर में 5 पॉइंट वो अपने से कहता है कि आपको होना चाहिए। तो 5 पॉइंट वो अगर फुलफिल होते वही डिफरेंस आएगा इसमें कि इसमें ऑल एसेट ट्रांसफर करते, सारी की सारी एसेट लाइबिलिटी इसमें नहीं करते। इसमें 90% एटलीस्ट शेयर होल्डर वेंडर कंपनी की परचेजिंग कंपनी की बनने चाहिए, ऐसी कंडीशन यहाँ पे नहीं। इक्विटी शेयर, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स ही अपन इश्यू करते, फ्रैक्शनल शेयर्स के लिए अपन कैश दे सकते, यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं, कुछ भी दो, शेयर्स दो, कैश दो, जो देना है तो। इंटेंट वो जो बिजनेस वेंडर कंपनी का वही कंटिन्यू करेंगे, परचेजिंग कंपनी वो इंटेंशन, यहाँ पे ऐसा कोई रिक्वायर, सारी एसेट लाइबिलिटी बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड था, एक्सेप्ट वो आपका क्या कहते हैं उससे भाई अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे जो भी अग्रीड वैल्यू उस अपने को लिखना रहेगा। ओके, तो पांचों कंडीशन अगर फुलफिल नहीं, पांचों में से कोई भी तो कोई गुनाह नहीं होगा। बस अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर हम नहीं कहते, अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज उसको कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे अच्छा मेथड ऑफ अकाउंटिंग हम इसमें पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड फॉलो करते हैं पर अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर में, और यहाँ पे परचेज मेथड फॉलो करते हैं अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज में। अब हमने ये चीज ये रिवाइज करके अकाउंटिंग एंट्री किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगी परचेजिंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी, अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज में। ठीक है, अब मैं वेंडर कंपनी पे आता हूं, लेकिन उसके पहले ख्याल रखना ये डिफिकल्ट चैप्टर, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन देखते सबसे पहले आपके सामने चैलेंज ये रहता है कि आप किस तरीके से अमाउंट ऑफ पीसी को कैलकुलेट करें। तो पीसी का अमाउंट आपको निकालना चाहिए। ठीक है, पीसी का अमाउंट आपको निकालना आना चाहिए कि भाई पीसी का अमाउंट कितना है। वो आप नेट एसेट से हो सकता है, पेमेंट बेसिस पे हो सकता है, लमसम जो भी क्वेश्चन उसका आपने निकाली। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी मैथड बोला, जो एंट्रीज में आपको तो उस तरीके से आपको अकाउंटिंग उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज पास करना रहेगा। अब बनाते कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर या अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज से कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप अकाउंटिंग वेंडर कंपनी की बुक्स में करते। अल्टीमेटली उसका एजेंडा क्या है वेंडर कंपनी का, कि वेंडर कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करना है बच्चे यहाँ पे क्लोज करना है। तो मैं आपको 11 एंट्रीज अभी यहाँ पे समझाऊंगा और 11 एंट्रीज आपने बहुत ध्यान से आपने सुनना, और इस सारे के सारे कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे कि वेंडर कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे क्लोज करेगी उसको अपन लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे, वेंडर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना बेटा। सपोज ये बैलेंस शीट है वेंडर कंपनी की, इसे क्लोज करता है। व्हाट यू विल डू फर्स्ट, ये सारी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो सारी एसेट्स सारी लाइबिलिटीज को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, और यू डोंट हैव टू वरी कि सर वो तो आप इसको हमको बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करा, लेकिन जो पीसी का अमाउंट आप करेंगे कोई और वैल्यू पे परचेजिंग कंपनी ले रही, तो डिफरेंस ऑटोमेटिक रियलाइजेशन अकाउंट में आपका आ जाए। अब एसेट के डेबिट बैलेंस होते, आप उसको ट्रांसफर कर दो, क्रेडिट करना होगा।
ऑल एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैश एंड बैंक अनलेस टेकन बाय परचेजिंग कंपनी। अगर कैश और बैंक परचेजिंग कंपनी ले रही है तो उसको ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन, अदरवाइज कैश एंड बैंक को ट्रांसफर रियलाइजेशन में नहीं करते। तो इसके अलावा सारी एसेट्स आप करो क्या एंट्री पास कर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अगर परचेजिंग कंपनी कैश और बैंक लेके जा रही तो उसको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे कैश और बैंक को। ओके, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। उसी तरह आप लाइबिलिटीज को भी आप ट्रांसफर करोगे, लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, उसको लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस तो उसको ट्रांसफर करता डेबिट करना रहेगा, तो एंट्री पास होगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। किस पे ट्रांसफर करना है हम लोग को, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर। तो आपने एसेट ट्रांसफर करे, लाइबिलिटीज ट्रांसफर करे। अब ये शेयर कैपिटल हो गया। अभी मैं इक्विटी की बात करूं, प्रेफरेंस के 2 मिनट बाद। शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस, इस पे किसका हक है, मालिक का। मालिक कौन, इक्विटी शेयर होल्डर। अब इनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इन्हें ट्रांसफर करना, डेबिट करना रहेगा। तो आप एंट्री यहां पे पास करोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू किसको देना, ओनर को। ओनर कौन, इक्विटी शेयर होल्डर, तो टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अब उसी तरह आपका बेटा यहाँ पे इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेंसेस के, ये जो आपके कोई ऐसे लॉसेस है या कोई एक्सपेंस जो राइट ऑफ नहीं करे, फॉर एग्जांपल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर, अगर वो राइट ऑफ नहीं करे बेटा तो उसको अपने को राइट ऑफ उसको बेयर भी कौन करेगा, ओनर। जब आप ये रिजर्व उसको ट्रांसफर करो तो ये भी उसको बेयर करेगा, ओनर इसको भी बेयर करेगा लॉसेस को। तो एंट्री पास होंगी, इसके डेबिट बैलेंस हो तो इसको कैंसिल करना, क्रेडिट करना रहेगा। तो एंट्री पास होंगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जो भी हो, ठीक है, उसको आपने क्रिएट करें। और अगर आपको क्वेश्चन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दिया तो वेंडर कंपनी उसको कैसे क्लोज करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं उसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमें देना रहेगा, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कैंसिल करेंगे, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। लेकिन ये आपको रियलाइजेशन अकाउंट दिख रहा है, अगर सपोज प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपने को 3 लाख देना, अगर आपने 3,50,000 उसको दे तो 50 जो ज्यादा दे रहे हो दैट वी एडजस्ट इन रियलाइजेशन अकाउंट। अगर सपोज ये मैंने अकाउंट बनाया बेटे, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, उसका आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर होल्डर सपोज 10 करे, आप उसको दे रहे हो सपोज 12, तो ये जो डिफरेंस आया 2 दैट वी एडजस्ट इन रियलाइजेशन अकाउंट। सो एंट्रीज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 2। ओके, नाउ तो आपने सारे बैलेंस शीट के आइटम ट्रांसफर कर दिए, एसेट्स ट्रांसफर करे, लाइबिलिटीज ट्रांसफर करे बेटा, शेयर कैपिटल ट्रांसफर कर दी, रिजर्व एंड सरप्लस ट्रांसफर कर दी, जिसके डेबिट बैलेंस है उसको भी अपन एडजस्ट कर ली इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। अब फिफ्थ पॉइंट कहते हैं कि पीसी ड्यू, अपन वेंडर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे पीसी ड्यू तो अपने को परचेजिंग कंपनी से लेना है कोई, तो इंक्रीज इन एसेट में एंट्री पास करो परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो पहले आपने सारी एसेट और लायबिलिटी को आंख बंद करके बुक वैल्यू पे अपने को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना था बेटा। अब आपने पीसी का अमाउंट क्रेडिट कर रियलाइजेशन बराबर किस पीसी के अमाउंट में जो एसेट की बुक फैलती है डिफरेंस बराबर प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा सारी एसेट लायबिलिटी मिला के आपका रियलाइजेशन में आ जाएगा। तो एंट्री पास करें परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब परचेजिंग कंपनी से हमको कुछ लेना है, अभी क्या लेना है अपन 2 मिनट बाद में बात करते हैं, लेकिन 6 एंट्री आपसे बोलते कुछ कुछ एसेट जरूरी नहीं है कि परचेजिंग कंपनी सारी एसेट्स ही वेंडर कंपनी के लिए, जरूरी कुछ एसेट लिया कुछ नहीं लिया, तो जो नहीं लिया फिर वेंडर कंपनी को बाहर बेचना होता है, तो उसके पास पैसा आएगा तो एंट्री पास करेगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। तो एसेट अकाउंट नहीं करना, एसेट अकाउंट तो ऑलरेडी उसने क्लोज कर दिया रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके, तो एंट्री पास करेगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री वो पास करेगा। उसी तरह अगर कोई लाइबिलिटीज अगर उसने यहाँ पे अगर उसने कोई लाइबिलिटीज अगर यहाँ पर उसने नहीं लिया, ओके लाइबिलिटीज अगर यहाँ पे नहीं लिया अगर उसने परचेजिंग का, तो लाइबिलिटी किसको पे करना रहेगा, फिर यहाँ पे लाइबिलिटी किसको पे करना रहेगा, लाइबिलिटी को पे करेगा, फिर वेंडर कंपनी उसको पे करेगा, परचेजिंग कंपनी लाइबिलिटी को टेक ओवर नहीं किया, तो क्या पास करेगा यहाँ पे एंट्री वेंडर कंपनी फिर पास करेगा डोंट पास एंट्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि लाइबिलिटी अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है जब आपने पहले उसको रियलाइजेशन में सारी एसेट लाइबिलिटी को ट्रांसफर करे, तो आप एंट्री पास करोगे फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, तो आपको क्या एंट्री पास करना पड़ेगा, सो यू विल पास एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप, अगर कोई एक्सपेंसेस वाइंडिंग अप के वेंडर कंपनी खुद ही पे कर तो उसका खर्चा है, तो खर्चों को रियलाइजेशन में डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब जो आपने रियलाइजेशन अकाउंट बना उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है दैट वी गिव टू ओनर, कौन है ओनर यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर। सपोज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट बैलेंस आया तो ये प्रॉफिट आया बैलेंसिंग फिगर, तो आपने रियलाइजेशन का डेबिट करो और इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर होल्डर। और अगर वो लॉस है बच्चों यहाँ पे तो लॉस है आपको तो कहने वाली बात नहीं, रिवर्स एंट्री पास है इसके डेबिट बैलेंस आएगा यहाँ पे रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करो तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब बस खत्म होने पाया। अब वो पीसी जो अपने को परचेजिंग कंपनी से लेना था, पहले अपन यहाँ पे बात करते परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट,
अब वो अपने को कुछ देगा तो वो अपने को हो सकता है शेयर्स दे दे, तो शेयर्स अपने पास आए, शेयर्स अकाउंट डेबिट। हो सकता है डिबेंचर्स दे दे, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। हो सकता है कैश दे दे, कैश अकाउंट डेबिट, या कोई और एसेट दे, अदर एसेट अकाउंट डेबिट। कौन था गिवर? तो अपने पास ये सारी चीजें किसने दिया? परचेजिंग कंपनी टू परचेजिंग कंपनी। तो आपने उसको क्रिएट कर, अब अपने पास सारी जो चीजें उसने देना था दे दिया। अब अपन इक्विटी शेयर होल्डर को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो अपनी कंपनी के अपन वेंडर कंपनी उसको अपन दे देंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, उनको अपन दे देंगे टू शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी, टू डिबेंचर्स, टू कैश और बैंक। ये अपन किसको दे देंगे बेटा? अपन शेयर्स अपने पास है या डिबेंचर है या कैश और बैंक है, किसको दे देंगे बेटा? जो अपने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देंगे, जो अपने को परचेजिंग कंपनी से आया। और अगर कैश में आखिरी में कोई बैलेंस बचता है कैश अकाउंट में, तो वो अपन ओनर को देते हैं। ओनर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर, उसको अपन दे देंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो हमने सारी चीजें अमल कमीशन चैप्टर की हम लोग यहाँ पे रिवाइज करें। आपको सुपर 60 का एक क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मैंने देखा इस वेंडर कंपनी के बुक्स में, तो ये आपने खुद देख लेना, सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका रिवीजन यहाँ पे खत्म करते हैं। बट आई नो दैट एग्जामिनेशन आ रही, बहुत आपके अभी प्रेशर दिमाग पे, कई चीजें आपकी चलती होंगी कि होगा नहीं होगा, रिवीजन होगा क्या होगा। सिर्फ अभी खेल जो है, आप वही स्टूडेंट जो पास कर पाएंगे बट एग्जामिनेशन, जो पॉजिटिव माइंडसेट रखे। आप माइंडसेट पॉजिटिव रखो अपना, अच्छा ही होगा, क्यों नहीं अच्छा होगा? आपने इतनी मेहनत करो, अब आपका रिवीजन का वक्त है, रिवीजन के वक्त होता है कई सारी चीजें दिमाग में चलती रहती है बेटा, उसको आप चीजों को मतलब रिवीजन में आखिरी तक डटे रहना, ठीक है? आखिरी तक अपने को पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम फॉर्म आपने फिल कर दियो, एग्जाम डेट आ गई, एग्जामिनेशन करीब आ रही, तो एग्जामिनेशन करीब आ रही, व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आपने लगे रहना आखिर तक। बोलते हैं हिम्मत नहीं आ रहा, तो कई चीजें अभी दिमाग में आती, कभी नर्वस फील करोगे, एंजाइटी होती है, अकेलापन भी आपको अभी लगता है, उन चीजों से ओवरकम करना। जिनसे बहुत क्लोज है बेटा उनसे आपने भी बात करना। तो क्लोज का मतलब स्पेशली आई सजेस्ट कि आपके सिबलिंग्स होंगे या आपके सिबलिंग्स हो गए, और पेरेंट्स से आप बात करो, जिनसे भी आपकी जमती। कभी होता है कि मम्मी से ज्यादा क्लोज रहते, कभी फादर से ज्यादा क्लोज रहते, जिनसे भी आप ज्यादा फ्रीली बात कर पाते हो, तो आप उनसे थोड़ा बात करा करो, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। बहुत नहीं, नो दैट एग्जाम आ रही, टाइम, यू डोंट हैव इनफ टाइम, लेकिन आप बहुत ही फोकस्ड रहो। और थोड़ा सा कभी भी आपको अकेलापन रहा है कुछ है, तो जिनसे आप बहुत क्लोज, आपने थोड़ी देर उनसे बात करें और पढ़ाई पर लगे, पॉजिटिव माइंडसेट से लगे रहो, और आप जरूर पास हो, जरूर पास होंगे। आखिरी का वक्त है, पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ना उसको, आखिरी तक की जो चीजें आपको रिवाइज बराबर करते ना, अच्छा ही होगा। अगर आप सोचोगे कि अच्छा नहीं होगा तो फिर मुश्किल है, ठीक है? अच्छा ही होगा, और पॉजिटिव माइंडसेट आपको करना रहेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर आज अपना रिवीजन करे बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 एक्चुअल अमलगमेशन सेपरेट चैप्टर होता है, एक सुपर 60 में क्वेश्चन आपने देख लेना, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये रिवीजन हमारे यहाँ पे खत्म होता है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।